हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो डीएचए, एमओएच, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछे जाते हैं, रिसेंटली पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक बंदे को कमेंट करना जरूरी है ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे और मेरे को भी लगे हाँ आप जेन्युइन तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। विच हार्मोन प्रोडक्शन विल इंक्रीज आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू रैपिड ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो वहां पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन डी। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है, हार्मोन का लेवल है, वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट विद सीवियर एनीमिया हैज सस्टेन्ड ए फॉल एंड हैज फ्रैक्चर्ड द राइट आर्म which has been placed in a cast. After an intravenous line has been placed in the left forearm for a blood transfusion, the nurse noticed that the IV has infiltrated and discontinued the line. In which of the following should the nurse attempt to restart the IV? ऑप्शन देखिए, ए लेफ्ट अपर आर्म, ऑप्शन बी अदर फुट, ऑप्शन सी राइट हैंड, ऑप्शन डी लेफ्ट हैंड। देखिए, एक नर्स है, एक पेशेंट को देख रही है, एक नर्स जो उसको सीवियर एनीमिया है। ठीक है, जो सस्टेन्ड फॉल एंड फ्रैक्चर है राइट आर्म उसकी फ्रैक्चर है। मेन चीज देखने वाली, राइट आर्म फ्रैक्चर है, विच हैज बीन प्लेस्ड इन ए कास्ट, जिसपे कास्ट लगा हुआ है। आफ्टर द IV लाइन हैज बीन प्लेस्ड इन द लेफ्ट फोआर्म, यानी कि लेफ्ट फोआर्म में उसको IV लाइन लगी हुई थी, किसके लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, लेफ्ट फोआर्म में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए IV लाइन ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन नर्स ने है यहाँ पे नोटिस किया है, आगे देखिए, नर्स ने यहाँ पे नोटिस किया है कि जो IV लाइन है वो इनफिल्ट्रेट है एंड डिसकंटिन्यूस है। इनकी इनफिल्ट्रेट वहां पे इनकी लाइक रेडनेस वगैरह हो गई है, स्वेलिंग जैसा हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, अटक रही है वो। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स अटेम्प्ट टू रीस्टार्ट द IV। ऐसी वाले कंडीशन में नर्स है वो IV को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेगी, ये पूछा है इसमें। देखिए, ये सऊदी एग्जाम में आया है पिछले मंथ में, सऊदी MOH में आया है, कुवैत MOH में आया है और OMS भी में आया है इसी अगस्त मंथ में। इन 3 एग्जामों में ये पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पे सीवियर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मस्ट। दूसरी बात, इसे आर्म, राइट आर्म है वो फ्रैक्चर है, ठीक है ना, जिसके ऊपर कास्ट लगा हुआ है। इंट्रावेनस लाइन लगी हुई थी, लेफ्ट फोर आर्म पे इंट्रावेनस लाइन लगी हुई थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, लेकिन वो इनफिल्ट्रेट हो गई एंड डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ऐसी वाले कंडीशन में उसको IV को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी वाली कंडीशन में ऐसा तो है नहीं कि राइट आर्म में लगा देंगे, क्योंकि राइट आर्म में ऑलरेडी कास्ट लगा हुआ है, तो राइट वाले तो ऑप्शन सारे गलत हो गए। लेफ्ट आर्म के अंदर ओनली फोर आर्म में लगा था, फोर आर्म में लगा हुआ था, तो हम अपर आर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट अपर आर्म तो खाली है ना, वहां पे तो हम इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। An 11-month-old girl is brought to the emergency department with frequent diarrhea. Her mother reported that she passed loose stool 7 times since the morning. She seems to be thirsty and irritable. Physically examination revealed dry mucous membrane and poor skin trigger. Heart rate is 150 per minute, respiration rate 35 per minute, temperature 37.1 degree centigrade, and weight is 8 kg. Which of the following degree of dehydration does the infant have? ऑप्शन देखें, ए मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी सीवियर डिहाइड्रेशन, डी माइल्ड डिहाइड्रेशन।
देखिए क्या पूछा इसमें, 11 मंथ ओल्ड गर्ल है, ठीक है ना, वो अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, फ्रीक्वेंट डायरिया, जिसको फ्रीक्वेंट डायरिया है, डायरिया लग रहा है बार बार, उसकी मदर है वो रिपोर्ट करती है कि वो लूज मोशन हो रहे हैं उसको 7 टाइम्स सिंस द मॉर्निंग, मॉर्निंग से 7 बार उसको लूज मोशन हो चुके हैं। सी सिम द थ्रस्टी एंड इरिटेबल, वो बहुत थ्रस्टी है एंड इरिटेबल है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड पुअर स्किन ट्रिगर है। स्किन ट्रिगर बोलते हैं तो स्किन को उठा के देखते हैं, ठीक है ना, इसमें पुअर स्किन ट्रिगर है और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी ड्राई है। हार्ट रेट है उसका 150 आ रहा है, रेस्पिरेशन 35 एंड टेम्परेचर 37.1 और वेट है उसका 8 kg। तो इसमें पूछा है कि यह कौन सी डिग्री डिहाइड्रेशन की कौन सी डिग्री होगी, कौन सी स्टेज ऑफ डिहाइड्रेशन होगी, इन्फेंट की कौन सी डिहाइड्रेशन की कौन सी डिग्री होगी, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है अगस्त मंथ में। देखिए 7 टाइम लूज मोशन हुए हैं, थ्रस्टी है, इरिटेबल है, तो माइल्ड तो नहीं है, और बच्चा है वो कॉन्शियस है, तो सीवियर भी नहीं है, तो उनके बीच की कौन सी आई, मॉडरेट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा अपना मॉडरेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स मोस्ट लाइकली इंक्लूड वेन टीचिंग अबाउट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ऑप्शन देखें, ए देर इज एन excess amount of fluid in tissues but it cannot enter the cell for hydration. Option B, there is an excess amount of insulin but it cannot enter the cell for energy. Option C, the body breaks down protein for energy thus creating ketones. Option D, the body breaks down fat for energy thus creating ketones. इसमें पूछा कि विच इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो नर्स मोस्ट लाइकली इंक्लूड करेगी वेन टीचिंग अबाउट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर टिहाल टीचिंग कर रही है, तो इसके अंदर इनमें से कौन सा सेंटेंस है, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नर्स है अपनी टीचिंग के अंदर इंक्लूड करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। ये भी सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है, ओएमएसबी में भी आया है अगस्त मंथ में, इन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कीटो एसिडोसिस है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला पेशेंट है, तो उसकी टीचिंग में इंक्लूड करना जरूरी है कि जो उसकी बॉडी है वो फेट को एनर्जी के लिए यूज करेगी, ठीक है, एंड कीटोन्स को क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द बॉडी ब्रेक्स डाउन फेट फॉर एनर्जी दस क्रिएटिंग कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ethical decision when caring of a child with poor prognosis and the death is expected। ऑप्शन देखें, ए विड्रॉ ट्रीटमेंट दैट कॉज पेन एंड सफरिंग। ऑप्शन बी विड्रॉ ट्रीटमेंट एंड लेट हिम डाई इन पीस। ऑप्शन सी प्रोवाइड ट्रीटमेंट regardless the pain. Option D, use him in clinical trial research. Which of the following ethical decision when the caring of a child with poor prognosis and death is expected? poor prognosis and death है वो expected है, कौन सा ऐसा ethical decision होगा? कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है, इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन ए, विड्रॉ ट्रीटमेंट दैट कॉज पेन एंड सफरिंग। ठीक है, ये एथिकल डिसीजन होगा किसके लिए, केयरिंग ऑफ ए चाइल्ड विद पुअर प्रोग्नोसिस एंड द डेथ इज एक्सपेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन
5 number. A 13-year-old child with a elevated body temperature is administered oral aspirin. The nurse records the body temperature of the child 2 hours later and finds that it is still elevated. What is the most likely underlying physiology for the delayed response in the action of the aspirin? ऑप्शन देखें, ए लो मसल टोन, ऑप्शन बी शॉर्ट इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन सी हाई गैस्ट्रिक पीएच, ऑप्शन डी थिन एपिडर्मिस। 13 ईयर ओल्ड 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड अपने पास जिसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, उसको ओरल एडमिनिस्टर किया गया है क्या? एस्पिरिन। एस्पिरिन ओरल एडमिनिस्टर किया गया है। नर्स ने रिकॉर्ड किया कि बॉडी टेम्परेचर है ऑफ द चाइल्ड 2 hours लेटर एंड फाइंड दैट इट इज स्टिल इलेवेटेड। नर्स ने फिर से 2 घंटे बाद फिर से टेम्परेचर चेक किया है तो वो अभी तक इलेवेटेड है, यानी कि बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग फिजियोलॉजी फॉर द डिलेड रेस्पॉन्स इन द एक्शन ऑफ द एस्पिरिन? इसमें पूछा है कि कौन सा मोस्ट लाइकली कोज हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कोज हो सकता है किसके लिए कि एस्पिरिन है वो लेट इफेक्ट कर रही है, उसका रीजन क्या हो सकता है? बताइए। ये सऊदी एमओएच में है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है, अगस्त मंथ में। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बताइए किस वजह से एस्पिरिन है उसका वो लेट इफेक्ट करेगी? इनमें से कौन से रीजन हो सकता है कि एस्पिरिन है वो लेट इफेक्ट करती है? देखिए, जब भी एब्डोमेन में गैस्ट्रिक जूस है वो बढ़ जाता है तो उसका डाइजेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यदि पीएच बढ़ गया है, गैस्ट्रिक पीएच बढ़ गया है तो एस्पिरिन है उसका जो आउटर इफेक्ट है वो वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई गैस्ट्रिक पीएच की वजह से है वो एस्पिरिन बहुत लेट और कम इफेक्ट करती है, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Next question, 6 number. A nurse is responding to a mother of an 8-month-old infant who asks about giving her infant egg omelette. Which of the following should be the nurse response? Option देखें, A. Give yellow egg now and white egg at end of the first year. Option B. Give white egg now and yellow egg at end of the first year. Option C. No egg till the end of first year. Option D. You can give egg omelette. एक ए नर्स इज रेस्पॉन्डिंग टू ए मदर, एक नर्स है वो नर्स मदर को क्या रेस्पॉन्ड करेगा जबकि बच्चा है 8 मंथ का है, 8 मंथ के बच्चे को क्या रेस्पॉन्ड करेगी जबकि मदर वो कहती है कि हु इज गिवन द इन्फेंट एग ऑमलेट, कि उसको एग ऑमलेट दे सकते हैं क्या बच्चे को। तो इसमें पूछा विच ऑफ द नर्सेज रेस्पॉन्स, ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या रेस्पॉन्स देगी? 8 महीने का बच्चा है तो एग ऑमलेट दे सकते हैं क्या, ये पूछा है इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी अपने वीडियो में आ चुका है, वो एग पे था, ये एग ऑमलेट के ऊपर है, ठीक है। कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया और डीएचए के एग्जाम में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। 8 महीने के बच्चे को कौन से अंडे का कौन सा पार्ट हम दे सकते हैं? 8 महीने के यानी कि 1 साल से पहले बच्चे को ओनली एग योक दे सकते हैं, ठीक है ना, येलो पार्ट होता है, अब एग का जो येलो पार्ट होता है वही दे सकते हैं, एग वाइट नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, गिव येलो एग नाउ एंड व्हाइट एग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। ये एग का जो येलो पार्ट है वो 1 ईयर से छोटे बच्चे को दे सकते हैं, बट व्हाइट पार्ट है 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीड्स
240 beats per minute in a child with a cardiovascular disorder. Which of the following is most likely clinical condition? ऑप्शन देखें, ए सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी शॉक। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर रीडिंग आ रही है 240 बीट पर मिनट एक बच्चे की, ठीक है ना। बच्चा क्या है, जिसको क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है बच्चे को। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल कंडीशन, ये कौन सी मोस्ट लाइकली क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है, ये पूछा है। डीएचए के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, ओएमएसबी के एग्जाम में आया है और एमओपीएच के एग्जाम में आया है। इन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर 240 आ रहा है प्लस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तो ये क्लिनिकल कंडीशन है वो होगी सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, क्योंकि 240 इज टू मच हार्ट बीट। ओके, तो ये सुप्रा वेंट्रिकुलर कार्डिया होगा, ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, A 10-year-old girl is hospitalized in vaso-occlusive crisis. She was diagnosed with sickle cell anemia when she was a 2-year-old. She is receiving oxygen therapy. What would be nurse-based means of evaluating the effectiveness of the oxygen therapy? ऑप्शन देखें, A note color and temperature of child's extremities, option B observe child's respiration at regular intervals, option C assess child's level of pain, option D take child's vital signs। 10-year-old चाइल्ड है, गर्ल है अपने पास, 10-year-old चाइल्ड गर्ल है जो हॉस्पिटलाइज अपने पास वसो ऑक्लूसिव क्राइसिस की वजह से, ठीक है, वसो ऑक्लूसिव क्राइसिस की वजह से वो अपने पास हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है। सी वाज डायग्नोस्ड विद सिकल सेल एनीमिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया डायग्नोसिस हुआ था कब, जब वो 2 ईयर की थी, यानी कि उसको बोले तो 8 साल से सिकल सेल एनीमिया से वो पीड़ित है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उसको 8 साल से है। सी इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, उसको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है। व्हाट वुड द नर्स बेस्ट मीन्स टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें बस मेन चीज ये पूछा है कि इस पेशेंट के लिए कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी जो भी दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, बस ये चीज पूछा है इसके अंदर। ये अपना कुवैत तो एमओएच में आया है, ये ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है, ये अगस्त मंथ में। तो कैसे पता लगाएंगे ऑक्सीजन थेरेपी जो दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करेंगे और रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑब्जर्व चाइल्ड्स रेस्पिरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर टाइम के बाद हम उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन देखें, ए एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्शन डी वेनस स्टेसिस। आई थिंक ये सबको पता होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है और डीएचए के एग्जाम में आया है। 4 एग्जामों में पूछा गया, इसलिए मैं इसको दोबारा लेके आया हूँ, पहले भी अपने वीडियो में आ चुका है क्वेश्चन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ये पूछा है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए मदर कम
to the outpatient department with an infant having cleft lip and palate. The infant has underweight, so the nurse has to consider teaching the proper way of feeding the child in the treatment plan. Which of the following is the proper way of feeding? ऑप्शन देखें, ए feed infant longer than 45 minutes to allow more food to be digested. Option B, enlarge nipple hole of bottle to allow more milk to pass through. Option C, use a non-squeezable bottle during feeding. Option D, feed infant in a upright and sitting position. एक मदर है वो अपने पास आई है आउट पेशेंट क्लिनिक या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ओपीडी के अंदर आई है। इन्फेंट हैविंग क्लेफ्ट लिप एंड पेलेट, पेशेंट है, बच्चा है, उसको क्लेफ्ट लिप एंड पेलेट है। द इन्फेंट वाज अंडरवेट, बच्चा है वो अंडरवेट है, वजन कम है। सो द नर्स हैज कंसिडर्ड द टीचिंग प्रॉपर वे ऑफ फीडिंग ऑफ द चाइल्ड ट्रीटमेंट प्लान, ये ट्रीटमेंट प्लान के अंदर नर्स है वो कंसिडर करती है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर टीचिंग करवा रही है उसके अंदर कंसिडर करती है कि जो फीडिंग के बारे में, प्रॉपर फीडिंग कैसे करवाई जाए उसके बारे में भी वो टीचिंग करवाए। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर वे ऑफ फीडिंग, तो जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें से प्रॉपर वे ऑफ फीडिंग क्या होगा, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में भी आया है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वाले बच्चा है तो उसको प्रॉपर वे में फीडिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रॉपर वे ऑफ फीडिंग का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होता है अपना ऑप्शन डी, फीड इन्फेंट इन एन अपराइट एंड सिटिंग पोजिशन। अपराइट पोजिशन में रखेंगे एंड सिटिंग पोजिशन में रखेंगे। ओके, उस पोजिशन के अंदर हम फीड करवाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मेरी बुक अवेलेबल है प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए, ठीक है, अभी अवेलेबल है, जो डेडिकेट करती है नर्सिंग प्रोमेट्रिक एग्जाम फॉर द रजिस्टर्ड नर्स एंड असिस्टेंट नर्स बोथ के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है सम शॉर्ट थ्योरी, शॉर्ट तरीके से थ्योरी इंक्लूड की है ताकि आप शॉर्ट टाइम में उसको इजीली पढ़ सको। एंड वो थ्योरी भी वही है जिसके अंदर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड साथ में कुछ की पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के की पॉइंट्स हैं, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, उनके जो मेन की पॉइंट्स हैं वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एंड लास्ट कुछ महीने से बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये पूरा एक साल रिसर्च करके ये बनाया है, ये बुक को बनाया है, तो पीछे एक साल में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आप इजीली एग्जाम पास कर सको। तो इसको बाय करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे मुझे डायरेक्ट आप मैसेज करके आप मुझसे बुक खरीद सकते हैं। और थोड़े दिन के बाद मुझे पब्लिशर का भी अच्छे से पब्लिशर मिला नहीं है, जैसे पब्लिशर मिलता है ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करिए एंड बुक आप बाय कर सकते हैं ताकि आपकी एग्जाम इजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट ए लेसी रेड और ब्लू पैटर्न फ्रॉम डायलेटेड ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन ऑफ एन इन्फेंट विच आर एक्सपेक्टेड टू कोल्ड स्ट्रेच और ओवर स्टिमुलेशन। ऑप्शन देखें, ए हार्लिक्यू कलर चेंज, ऑप्शन बी एरिथमा टॉक्सिकम, ऑप्शन सी एक्रो साइनोसिस, ऑप्शन डी मोटलिंग। इसमें पूछा कि विच ऑफ द टर्म है, कौन सी टर्म है जो इंडिकेट करते हैं लेसियन रेड एंड ब्लू पैटर्न फॉर द डायलेटेड ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन ऑफ इन्फेंट की स्किन के अंदर लेसी रेड एंड ब्लू पैटर्न की लाइंस बन जाती हैं, तो उसके लिए टर्म कौन सी यूज करेंगे। विच आर एक्सपोज्ड, साथ में एक और कंडीशन दी, विच ऑफ एक्सपोर्ट कोल्ड एंड स्ट्रेस और लोअर स्टिमुलेशन, ठीक है ना। लेसी रेड एंड ब्लू पैटर्न की लाइनें बन जाती हैं,
साथ में एक्सपोज करते हैं कोल्ड, स्ट्रेस एंड ओवर स्टिमुलेशन के। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच के अंदर आया है अगस्त मंथ में। तो देखिए ऐसे वाले टर्म, इसके ऐसे वाले कंडीशन के लिए टर्म यूज करते हैं वो है मोटलिंग। ठीक है, ये मोटलिंग कंडीशन में हम ये सारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लियर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। इन द चार्ट ए डॉक्टर हैज प्लेस्ड ए रिमाइंडर टू मेंटेन इवन एंड constant traction. What would be the most likely understanding of the nurse for this order? ऑप्शन देखें, ए allow weights to hang free every 12 hours to achieve good circulation. Option B, elevate head and foot off the bed alternatively when in pain. Option C, add or remove weights every other day. ऑप्शन डी, अलाउ वेट टू हैंग फ्री कंटिन्यूअसली। एक नर्स है, वो केयर कर रही है एक चाइल्ड की जिसको ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, ट्रैक्शन लगा हुआ फ्रैक्चर बोन पे। द इन द चार्ट द डॉक्टर हैज प्लेस्ड अ रिमाइंडर मेंटेन इवन द कांस्टेंट ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा भी था आज। मेंटेन इवन कांस्टेंट ट्रैक्शन पूछा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना, कांस्टेंट ट्रैक्शन पूछा है। व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स दिस ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर से नर्स क्या समझेगी, ये पूछा है। डीएचए के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, ओएमएसबी के एग्जाम में आया और एनएचआरए के एग्जाम में आया है अगस्त मंथ में। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करें, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके बताया, कंटेंट कांस्टेंट ट्रैक्शन। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, एक जगह स्टेबल करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इस नर्स क्या समझेगी, अलाउ वेट हैंग फ्री कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, फ्रीली कंटिन्यूअसली उसको फ्री हैंग करेगी, वेट को हैंग करना अलाउड रखेगी, कंटिन्यूअसली कंटिन्यू हैंग करके रखेगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हाउ कैन ए नर्स एंश्योर दैट द न्यूबॉर्न फीडिंग वेल एंड दैट द मदर इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। ऑप्शन देखें, ए एक्सप्लेन टू द मदर दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज ए नेचुरल एक्ट एंड she should be able to cope with hold any problem. Option B, check the mother during the course of feeding her newborn to monitor progress and answer question. Option C, refer the mother to the breastfeeding educator for a once of breastfeeding education session. Option D, ask the patient mother for guidance as she is already experienced in breastfeeding. हाउ कैन नर्स इंश्योर, नर्स है कैसे इंश्योर करेगी, न्यू बोर्न फीडिंग वेल, यानी कि न्यू बोर्न को जो फीडिंग करवा रहे हैं वो अच्छी तरह से करवा रहे हैं, एंड दैट इज मदर इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी, यानी कि एंड मदर है वो समझ गई है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाते हैं। बताइए, ये भी डीएचए के एग्जाम में भी आया, हाथ के एग्जाम में भी आया है, एंड ओएमएसबी के एग्जाम में और एमओपीएच के एग्जाम में है। बताइए, नर्स कैसे इंश्योर करेगी कि मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझ गई है, बच्चा है वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर लिया है उसने। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेक द मदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फीडिंग हर न्यू बोर्न टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड आंसर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए 6-year-old child was admitted to pediatric medical ward with acute glomerulonephritis.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑप्शन देखें, ए फेरेंजाइटिस 15 डेज एगो, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ऑप्शन डी पेन इन यूरिनेशन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो रोंग ही करके आते हैं। ओके देखिए 6 ईयर ओल्ड बच्चा है अपने पास, कि 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है अपने पास, एडमिट है पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड के अंदर, जिसको क्या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, जो किडनी का वो पार्ट, किडनी का वो पार्ट जो फिल्टर करता है, या बोलते हैं कि फिल्टरिंग पार्ट, या बोल सकते हैं फिल्टरिंग पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो फिल्टरिंग पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या काम करना बंद कर देना, बहुत कम काम करना, वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कौन सा इंडिकेशन होगा कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, इसको बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी का डिजीज है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस 15 डेज एगो। ठीक है, यहाँ पे इन चारों में से करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस 15 डेज एगो, यानी लॉन्ग टाइम 15 दिन से फेरेंजाइटिस हो रहा है उसको, तो 30 to 50% चांसेस हैं कि उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो उसको 30 to 50% चांसेस हैं कि फेरेंजाइटिस होगा। ठीक है क्लियर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसीलिए मैंने पहले पहले बोला था कि जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो श्योर है कि वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा, तो आगे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर नर्सिंग मेजर टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय इवापोरेशन इन द न्यू बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ऑप्शन देखें, ए वार्मिंग any surface before contacting the newborn, option B drying the newborn and changing wet linen, option C planning the newborn away from the walls, option D keeping the newborn away from the walls। which of the following proper nursing measure to prevent heat loss by the evaporation in the newborn immediate after birth। इवापोरेशन मेथड से हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर नर्सिंग मेजर क्या होगा इमीडिएट आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चे ने अभी जन्म लिया है उसको इवापोरेशन मेथड से कि हीट लॉस ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर नर्सिंग मेजर क्या होगा, उसे कैसे करेंगे। कुवैत एमओएच के एग्जाम में है, एमओपीएच के एग्जाम में है, खाद के एग्जाम में है और एनएचआरए के एग्जाम में आया है। इन एग्जाम में पूछा गया है ये अगस्त मंथ में। तो इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन कंडीशन वो होती है कि जिसके अंदर के लाइक वेट डाइपर है, वेट लिनन है, उसकी वजह से उसके सराउंडिंग एयर आ जाती है, तो जो सराउंडिंग एयर है उसकी वजह से कि एक तो वो गीला है वेट है, साथ में सराउंडिंग एयर सारी है, उसकी वजह से हीट लॉस होता है, वो आता है इवापोरेशन के अंदर। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड अपने पास आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ड्राइंग द न्यू बोर्न एंड चेंजिंग वेट लिनन। बच्चे को एकदम ड्राई रखेंगे और जो वेट लिनन है उसको चेंज करेंगे, तो इवापोरेशन हीट लॉस से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, आफ्टर एडमिटिंग ए चाइल्ड टू द हॉस्पिटल हिज मदर वेंट बैक होम विच intensified the emotional needs of her child, which of the following would be the sequence of reaction of the child toward the separation। ऑप्शन देखें, ए प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डेनियल, ऑप्शन बी डिस्पेयर,
Daniel protest. Option C, Daniel protest despair. Option D, protest despair Daniel. यहाँ पे एक्चुअली एक एक जैसा ऑप्शन है वो दो बार कर दिया है हो सकता है कि किसी मिस्टेक की वजह से हुआ हुई। ठीक है, तो देखिए, आफ्टर द एडमिटिंग द चाइल्ड इन द हॉस्पिटल द मदर वेंट बैक टू होम, इंटेंसिफाइड द इमोशनल नीड ऑफ हर चाइल्ड। उसके बच्चे की इमोशनल नीड, मदर है वो घर पे चली गई है एंड इंटेंसिव द इमोशनल नीड ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इनके बच्चे के सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द चाइल्ड टुवार्ड द सेपरेशन। सेपरेशन इनकी मदर से वो अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो उसके रिएक्शंस का सीक्वेंस क्या होगा, ये पूछा है। बताइए उसके सीक्वेंस क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन के अंदर ये उल्टा लिख दिया है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे डेनियल है और यहाँ पे डिस्पेयर है। ओके, यहाँ पे डेनियल है और यहाँ पे डिस्पेयर है। तो बताइए कौन सा आंसर है यहाँ पे करेक्ट होगा। सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच और डीएचए के एग्जाम में आया है। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में होगा, वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटेस्ट डिस्पेयर और डेनियल। ये आंसर मैंने इसीलिए चेंज किया है क्योंकि बाई मिस्टेक ये ऑप्शंस हैं आपस में चेंज हो गए थे। ठीक है, बाई मिस्टेक के, अदरवाइज तो दो ऑप्शन हो जाते सही। तो यहाँ पे पहले प्रोटेस्ट करेगा, फिर डिस्पेयर करेगा, फिर डेनियल करेगा। ये सही सीक्वेंस है, सेपरेशन द सीक्वेंस है, अ रिएक्शन ऑफ सेपरेशन toward the separation of child. Okay, next question 17 number. A 7-year-old child is admitted to pediatric medical ward. His urine analysis result revealed a massive proteinuria. The child was diagnosed with nephrotic syndrome. Which of the following medication can prevent the relapses of the child's condition? ऑप्शन देखें, ए इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी डाईयूरेटिक्स। 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड अपने पास एडमिट है कहाँ पे, पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड के अंदर। यूरिन एनालिसिस रिजल्ट के अंदर आया है कि उसको मैसिव प्रोटीनूरिया है। ठीक है ना, उसको प्रोटीनूरिया, मैसिव प्रोटीनूरिया है। चाइल्ड है वो डायग्नोसिस हुआ उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसको डायग्नोसिस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन कैन बी प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करती है रिलैप्स ऑफ द चाइल्ड कंडीशन। ठीक है, रिलैप्स ऑफ द चाइल्ड कंडीशन को प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन कौन सी है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया और एनएचआरए में आया है इसी अगस्त मंथ में। तो बताइए कौन सी मेडिकेशन है जो प्रिवेंट करेगी रिलैप्स ऑफ द चाइल्ड्स कंडीशन। चाइल्ड की कंडीशन यानी कि मैसिव प्रोटीनूरिया आ रहा है तो उसको रिलैप्स करने के लिए कौन सी मेडिकेशन है वो देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना करेक्ट आंसर है वो होगा इम्यूनोसप्रेसेंट्स को देंगे। ठीक है, उसको क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। A 3-year-old child is admitted to the medical ward for vomiting, diarrhea, and dehydration. The nurse sat with the parents to complete the admission interview and wanted to get as much information as possible. Which of the following communication techniques should the nurse adopt? ऑप्शन देखिए, ए यूज ऑफ लीडिंग questions and those involving yes or no. Option B, use the statements that indicate patient will be fine. Option C, use of questions with direct comment to clarify. Option D, use of questions continuing the word
हाउ। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, अपने पास एडमिट है मेडिकल वार्ड में, जिसको क्या वोमिटिंग है, डायरिया है एंड डिहाइड्रेशन। वोमिटिंग डायरिया हुआ तो साथ में डिहाइड्रेशन हो चुका है उसको। द नर्स सेट विद द पेरेंट्स कंप्लीट to complete the admission interview and wants to get as much information as possible। नर्स है वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग करती है, ठीक है, उनका इंटरव्यू लेती है, किसके लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, तो इसमें आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक शुड द नर्स एडोप्ट। इसमें कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक है वो नर्स यूज करेगी इसके अंदर, ये पूछा है। ये डीएचए के अंदर आया है, ओएमएसबी में आया है, ओ एमओपीएच में आया है, और इसके अंदर एनएचआरए में आया है इसी अगस्त मंथ में, पीछे चला गए अगस्त मंथ में। ठीक है, तो यानी कि ऐसा कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक है नर्स यूज करेगी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ले सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यूज ऑफ क्वेश्चंस विद डायरेक्ट कमेंट टू क्लेरिफाई। उसको क्वेश्चन पूछेगी और जो भी बताते हैं तो उसको डायरेक्टली क्लेरिफाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, A 12-year-old child is admitted to pediatric medical ward with arthritis and carditis and is diagnosed with rheumatic fever. Which of the following should be included in discharge instruction to prevent a recurrent attack of rheumatic fever? ऑप्शन देखें, A. Administer of benzathine penicillin G monthly. ऑप्शन B. A repeat electrocardiogram monthly. ऑप्शन सी, रिपीट इकोकार्डियोग्राफी मंथली। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर ऑफ सेलिसाइलेट मंथली। 12 ईयर चाइल्ड है, अपने पास एडमिट है पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड के अंदर, जिसको क्या आर्थराइटिस है एंड कार्डाइटिस है, एंड डायग्नोसिस हुआ है उसको रोमेटिक फीवर। ऑलरेडी उसको आर्थराइटिस है एंड कार्डाइटिस है और अभी उसको डायग्नोसिस क्या हुआ, रोमेटिक फीवर। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द इंक्लूड इन द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट रिकरेंट अटैक ऑफ रोमेटिक फीवर। तो उसके जो डिस्चार्ज आ रहा है, पेशेंट बच्चा डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे जो प्रिवेंट करेगा अपने को उसको अटैक ऑफ रोमेटिक फीवर के अटैक से उसको प्रिवेंट करेगा। उसके अंदर क्या हम इंक्लूड करेंगे, बताइए, कमेंट करिए। ये सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया है, ओएमएस भी में आया है और डीएचए में आया है अगस्त मंथ में। तो देखिए रोमेटिक फीवर है, उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या रोमेटिक फीवर से कैसे बच सकते हैं। तो रोमेटिक फीवर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आ चुका था कि रोमेटिक फीवर से कैसे बचते हैं, कि उसका एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो कंप्लीट करवाएंगे। बच्चों के अंदर जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है रोमेटिक फीवर का वो हम कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पे भी वही होगा कि इसमें भी एंटीबायोटिक ही देंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है रोमेटिक फीवर में वो होता है पेनिसिलिन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑफ बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी मंथली। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए 5-year-old boy has dietary modification due to his diabetes. In his parent effort to encourage him to value good nutritional habits, they decided to deny him playing with his favorite toys when he eat food that is not on his diet plan. What this mode of value transmission is called? ऑप्शन देखें, रिवार्डिंग एंड निशिंग, ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिबल चॉइस, ऑप्शन सी मोरलाइजिंग, ऑप्शन डी मॉडलिंग।
5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है अपने पास, ठीक है, जिसको डाइटरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि वो डायबिटिक है, बच्चा है वो डायबिटीज है, तो उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इन हिज पेरेंट्स एफर्ट टू एंकरेज, इसके पेरेंट्स के एफर्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन हैबिट, उसकी गुड न्यूट्रिशन हैबिट के बारे में उसके पेरेंट्स को एफर्ट करने के लिए एंकरेज करेंगे। दे डिसाइडेड, वो डिसाइड करेंगे, डेनी हिम प्लेइंग विद द फेवरेट टॉयज, ही ईट फूड इज नॉट ऑन हिज डाइट, यानी कि यदि उसके डाइट में जो चेंजेस करके जो फूड दे रहे हैं, सीधी सीधी लैंग्वेज में समझो कि यदि उसके फूड में जो चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल हैबिट्स के अंदर जो चेंज करें, जो नया फूड इंक्लूड करें, यदि वो नहीं खाता है तो उसको जो उसका फेवरेट टॉय है उसके साथ खेलने नहीं देंगे, ठीक है, उसके साथ देने करेंगे, इनके खेलने नहीं देंगे फेवरेट टॉय के बारे साथ में। वट वट दिस मोड ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन इज कॉल्ड, इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को क्या कहेंगे, इस मोड ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन को हम क्या कहेंगे, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है और डीएचए के एग्जाम में आया है इसी अगस्त मंथ में, 4 एग्जामों में पूछा गया। तो बताइए ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा जबकि बच्चे के डाइट को न्यूट्रिशनल हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, जब भी वो जो डाइट प्लान के अंदर फूड इंक्लूड किया उसको नहीं खाएगा तो उसके फेवरेट टॉय के साथ हम खेलने नहीं देंगे। तो ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो ये है, देखिए यदि वो खा लेता है तो उसके अच्छे वाले टॉय के साथ, जो फेवरेट टॉय है उसके साथ खेलने देंगे, ठीक है, तो ये होगा रिवार्ड। यदि वो नहीं खाएगा तो उसके फेवरेट टॉय के साथ नहीं खेलने देंगे, ये होगा पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवार्डिंग एंड पनिशिंग। क्लियर। तो ये आपका होमवर्क के लिए, इसका आप सभी ने कमेंट करना है। नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में, जैसे कि हर क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ आंसर, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा ही। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी प्रोसेस करवानी है लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।